अफ़वाह की राशिद साहब, मैं इसको भी अफ़वाह मानता हूँ, क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा नहीं कि अमेरिका को पता नहीं है, अमेरिका ईरान के बारे में कहाँ किससे रिश्ते हैं, क्या हैं, भई चाबहार पे क्यों अटैक किया? रूस को हिंदुस्तान से क्यों वो किया? ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। कल वहाँ के एम्बेसडर ने कहा कि चाबहार जो है वो गेम चेंजर होगा हिंदुस्तान के लिए, लेकिन अमेरिका नहीं चाहता। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं उसको पता है ऐसा नहीं है, लेकिन ये एक प्रेशर की वो और खतरनाक करेगा, और ज़्यादा करेगा, ये सब वो कर रहा है। अपने एक्सट्रीम पर है पाबंदियों की, समझ लीजिए। लेकिन जिस तरह से यहाँ चीज़ें बदल रही हैं और उसकी ज़मीन तंग हो रही है अमेरिका की, वो एक फ़िक्रमंदी है। यहीं पे आप रुकिएगा और मैं फिर आपके पास आऊँगा। हमारे साथ जुड़ गए हैं फ़िरोज़ बख़्त अहमद साहब, जो कि सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कॉलम निगार हैं। मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी के आप चांसलर रहे हैं और मिडल ईस्ट पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। मैं इस्तकबाल करता हूँ उनका। फ़िरोज़ बख़्त साहब, तमाम बातचीत अपनी जगह, लेकिन इज़राइल में हलचल तेज़ है। एक बार फिर नेतन्याहू अमेरिका का रुख कर रहे हैं, वहाँ का वो दौरा करने जा रहे हैं, दूसरे राउंड की बातचीत से पहले। लेकिन ईरान ने कहा है कि अगर जंग हुई, तो रीजन में बहुत ही खतरनाक जंग होगी, जिसका ज़िम्मेदार सिर्फ़ इज़राइल होगा, सिर्फ़ इज़राइल होगा। ये जो बार-बार इज़राइल, इज़राइल, क्या लग रहा है आपको कि नेतन्याहू क्यों जा रहे हैं और ईरान की नज़र में इज़राइल क्यों है? अ, डॉक्टर मुमताज़ आलम, ताख़िर के लिए माफ़ी। कहीं मैं मसरूफ़ हो गया था और अभी घर पहुँचा हूँ और आते ही फ़ौरन मैंने आपको जॉइन किया है। देखिए, ऐसा है, ये जिस तरीक़े का चूहे-बिल्ली का खेल खेल रहे हैं ईरान के साथ, इज़राइल और अमेरिका, ये कोई कोई बहुत ही मतलब ये गिरी हुई चीज़ नहीं है, ये शैतानी चीज़ है। गिरा हुआ कहना तो बहुत मामूली-सी चीज़ होगी। ये निहायत ही एक मतलब ये समझिए इब्लीस बने हुए हैं ये दोनों। एक छोटा इब्लीस, एक बड़ा इब्लीस। और मतलब ये है कि इनके दिल में क्या है तो या तो अल्लाह जानता है या ये लोग जानते हैं। ये मुझे ऐसा लग रहा है डॉक्टर मुमताज़ इस फिराक में हैं, ये लोग जो है कुछ मतलब वेटिंग पीरियड में डाल के इसको, ताकि ईरान सोचे अरे भई तो अब ठीक है, कहीं डिस्कशन होगा, मामला खिंचेगा, हम अपनी शराइत के ऊपर कायम रहेंगे, वो अपनी शराइत पे कायम रहेंगे और ये मामला ऐसे खिंचेगा। ये तूल दे के ये हो सकता है धोखा दें ईरान को। ये मुझे धोखा देने की सारी एक पॉलिसी लग रही है। क्योंकि अब इसके बाद रमज़ान आने वाले हैं। इनका कोई दिन धर्म ईमान नहीं है। हो सकता है रमज़ान का वेट कर रहा हूँ कि रमज़ान में सारे मुसलमान जो हैं अल्लाह का नाम लेते हैं, रोज़े रखते हैं, तो उस वक़्त धोखा करो इनके साथ। इनसे कोई बईद नहीं है, कुछ नहीं कह सकते। और मतलब ये है कि ख़्वाह-मख़्वाह इन्होंने ईरान को जो है एक ऐसी पोज़ीशन में डाल दिया है, जैसे ऊँट के मुँह में छछूंदर होती है, ना निगलते बने ना कर दो तुम डरा रहे हो उसको। वो तो वो तो है सुसाइड बॉम्बर की तरह है। वो खुद भी मरेगा, तुम्हें भी मारेगा, तुम्हें नहीं छोड़ेगा वो। ये बात तो पक्की है। और ये बात जो है जेडी वेंस ने भी कहीं न कहीं कह दी और इसके अलावा अमेरिका के जो भी और बड़े जो वॉर एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी यही कह दिया है। अगर ऐसा नहीं होता ना कि ईरान नुकसान पहुँचाने की पोज़ीशन में नहीं होता, ईरान इसराइल को तहस-नहस करने की पोज़ीशन में नहीं होता, तो डॉक्टर मुमताज़ ये ना सिर्फ़ ये वहाँ पर हमला कर चुके होते, ये वहाँ पर अपना जो इनका शैतानी खेल है, पावर जो है उसको चेंज कराने का, ये सब कुछ कर चुके होते। ये सिर्फ़ इसी चीज़ से रुके हुए हैं कि हम कर तो दें अटैक, हम कर तो दें इनका तिया-पांचा, मगर फिर ये भी हमारा करेंगे, ठीक है ना? और फिर ये जो जंग है ये फैलेगी और ईरान के पास इतना मवाद है अभी कि वो इसराइल को तो बाद में तहस-नहस करेगा, इनकी जितनी भी बेसेस हैं, उनको तहस-नहस करेगा
और वो तहस-नहस करने के चक्कर में कतर को भी नुकसान होगा, सऊदी अरब को भी नुकसान होगा, सीरिया वगैरह, इराक वगैरह इन सबको, मिस्र तक को, हो सकता है तुर्की तक को नुकसान पहुंचे। उसके बाद ये लोग क्या करें, ये ईरान की तरफ माइल हों, या ये है कि अपना नज़ला ये इसराइल और अमेरिका पे गिराएं, तो ये बड़ा खतरनाक मामला है। अब इनका जो वो था बेड़ा, वो बेड़ा भी वहीं आसपास है। तो इन्होंने ईरान को बहुत ही यानी कि बिल्कुल घुटन के अंदर डाल दिया है। अगर इनको अटैक करना है करें, ईरान को भी करना है वो भी करें, और उसके बाद फिर जब तबाही और यहाँ पे बड़ी बर्बादी खबर आ होगी। रही है, मैं रोकूंगा फिरोज बख्श साहब, बड़ी खबर यहाँ पे जयदीप सिंह मुंडेला साहब ने अपडेट किया है कि हालांकि उन्होंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया है, मंद बुद्धि ट्रम्प ने ट्वीट किया है कि टुमारो नाइट विल बी बिग, आई विल टेल इट लाइक इट इज। ये कहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये किसके लिए कहा है, क्या होगा, कुछ कह पाना मुश्किल है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि चीन ने भी अपना बेड़ा उतार दिया है, वो भी बहुत करीब पहुंच गया है। तो ये सूरत हाल है। इसके अलावा यहाँ पे हसन रिजवी साहब ने कहा है कि अमेरिका का कहना है कि ईरान एक ऐसा मुल्क है जिससे हमारी डायरेक्ट बातचीत नहीं है, बाकी दुनिया के सभी देशों से, चाहे चीन रूस जैसे देश हों, सभी से हमारी बातचीत है। तो यहाँ पे आप देखिए, इसके अलावा यहाँ पे तीनों भाइयों समन, अरमान और रहमान कियानी ओफा को मौत की सजा सुनाई गई है। तो बहरहाल यहाँ पे, लेकिन राशिद रिजवी साहब, ये ट्वीट जो आया है, क्या लग रहा है इसके पीछे क्या हो सकता है, क्या ऐलान हो सकता है, क्या वॉर की बात हो रही? लेकिन मुझे लग रहा है वॉर की बात नहीं होगी, क्योंकि आवाज, अच्छा लग रहा है फिरोज साहब, हमारी आवाज आ रही है आपको? बुलंद आवाज है आपकी, साफ और बुलंद, बबांगे अच्छा, दहल। अच्छा, राशिद साहब को नहीं आ रही थी। राशिद साहब, आवाज आई मेरी अब? हाँ हाँ आ रही, अचानक बंद हो गई अच्छा, थी। हाँ, तो बहरहाल ये जो ट्वीट आया है डोनाल्ड ट्रंप का, क्या कहेंगे राशिद साहब? क्या इसके पीछे, क्या, मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि बातचीत तय हुई है। नंबर एक, नंबर दो ये कि नेतन्याहू भी अब अमेरिका के दौरे पे जाने वाले हैं बुध को, तो अभी मुझे नहीं लग रहा है। लेकिन ये ट्वीट क्यों, क्या इसके पीछे हो सकता है? वो जा रहे हैं तो इसको बहुत ज्यादा लाइटली लेने की जरूरत नहीं है। नेतन्याहू जा रहे हैं अमेरिका, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई तैयारी की कोशिश हो रही है, कोई ना कोई सिग्नल की कोशिश हो रही है। अमेरिका, ईरान ने पहले कह दिया कि हम होशियार हैं, हम पहले की तरह लापरवाही नहीं दिखाएंगे, क्योंकि जो एक भरोसा था बातचीत वाला कि बातचीत हो रही है तो बातचीत ही होगी, वो भरोसा अमेरिका ने खो दिया है हमला करके। और अमेरिका ने पहले तो ये कहा था कि मुझको इसके बारे में इजराइल ने बताया नहीं था, बाद में उसने कहा कि हाँ हमसे हमारे आर्मी जोन को बताया था, उन्होंने वाशिंगटन को बताया, लेकिन मुझको नहीं पता था उसके बारे में। तो ये झूठ बोलता है, बातें पलटता है। आज नेतन्याहू वहाँ जाएगा, बुध को जाएगा, जाने के बाद वहाँ पे क्या स्ट्रेटजी तय होगी कि इस चीज़ को लिंगर ऑन ज़्यादा मत करो, या हम ये मांग के चलें कि अमेरिका और प्रेशर बिल्डअप करने के लिए चीज़ों को और लिंगर ऑन कर रहा है ताकि और ज़्यादा घेराबंदी हम कर लें, हमको ये वक्त मिल जाए, या इसलिए भी और घेराबंदी और लिंगर ऑन कर रहा है कि हम यूरोप कंट्रीज़ को अपने साथ आने के लिए एग्री कर लें, हम नाटो को भी इसमें इन्वॉल्व कर लें, हम ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी से कहें वो भी अपना एयरक्राफ्ट कैरियर ले करके आ जाए, ईरान की घेराबंदी करे। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल है इस चीज़ को लिंगर ऑन करने में। ईरान एक जगह रुका हुआ है कि अगर आप हम पे हमला करोगे तो हम हमला करेंगे, इस चीज़ पे रुका हुआ है।
उसके न आगे कुछ न पीछे कुछ। उसने कहा आप हमला करोगे, हम हमला करेंगे। ये सिंबॉलिक हमला नहीं होगा, सिंबॉलिक वॉर नहीं होगी, ये फुल स्केल वॉर होगी और जिससे पूरा रीजन की चपेट में आएगा। ठीक है, लेकिन अमेरिका थोड़ा सा इस चीज को लेकर के ज्यादा अलर्ट है कि अगर हम हमला करते हैं तो उसमें रशिया की भूमिका क्या रहेगी, चाइना की भूमिका क्या रहेगी। रशिया और चाइना की भूमिका को अगर वो यकीनी तौर पे मान लेगा तो मुमताज भाई डेफिनेटली 100% वहां पर फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन के एयरक्राफ्ट कैरियर भी आएंगे घेराबंदी करने, क्योंकि अमेरिका जानता है कि मैं उस समंदर में, उस पानी में रह करके अकेले तो ईरान पर गालिब नहीं हो सकता हूं। अकेले हम पानी में रह करके नहीं लड़ सकते ईरान से। तो इसलिए हमको जरूरी है फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन का सपोर्ट। देखिए, लैटिन अमेरिका से कोई सपोर्ट अमेरिका को नहीं मिलने वाला। जो भी मिलेगा इन्हीं लोगों को मिलेगा। ये जो यूरोपीय नेशन के लोग हैं ना, ये हमेशा अमेरिका के तलवे चाटते हैं। वो लात भी मारता है तब भी उसके पास में घुसे रहते हैं, क्योंकि उनका बिजनेस ये सेटअप करके दे रहा है। आज वो विकसित देश बने हुए हैं, अमेरिका की बदौलत बने हुए हैं। और जिस दिन अमेरिका चाह लेगा इनकी अर्थव्यवस्था का कचरा कर देगा। तो इसलिए अमेरिका के साथ हाँ में हाँ मिलाना, अमेरिका के साथ चलना इनकी मजबूरी है। डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि वो बात करना चाहते हैं डायरेक्ट उनसे, खामनाई साहब से, लेकिन वो डायरेक्ट लाइन पे आते ही नहीं है। ये उनके डिफेंस सेक्रेटरी बोले, मार्क रूबियो, कि वो हमारे प्रेसिडेंट बात करना चाहते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट लाइन पे नहीं आते हैं। खामनाई साहब बोले कि ऐसे शैतान है, इनकी जबान का भरोसा नहीं है, तो इनसे बात करने से बेहतर है इनसे जंग कर लो। तो आज प्लेटफॉर्म पर आकर के आप खामनाई की वैल्यू दिखा रहे हो कि जिस ट्रम्प को लोग फोन कर करके उससे मिलने को तरसते हैं, बात एक कॉल करने को तरसते हैं कि हमसे डोनाल्ड ट्रम्प बात कर लें, वो डोनाल्ड ट्रम्प खामनाई से बात करना चाह रहे हैं और खामनाई उनसे बात नहीं करना चाह रहे हैं। तो मुमताज भाई अभी ज्यादा नहीं, एक हफ्ता आप रुक जाइए। एक हफ्ते में ये डिसाइड हो जाएगा कि हमला होना है या अमेरिका कोई बीच का रास्ता निकाल करके वापस जाएगा। हमको तो ये लगता है कि जिस तरीके से अमेरिका ने घेराबंदी कर दी है, चाइना ने, रशिया ने बोल दिया है कि हम साथ में हैं, उनके भी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर आने चाहिए घेराबंदी में। जबकि अभी इनकी एक ड्रिल होने वाली है, मेरे ख्याल से फरवरी के लास्ट में या मिड फरवरी में इनके एयरक्राफ्ट कैरियर आएंगे, इनकी नेवी ड्रिल होगी। तो मे भी हो सकता है कि उस ड्रिल का इंतजार कर रहा हो अमेरिका। ऐसा ना हो कि अभी हमला कर दें फिर वो आ जाए, आकर के वो हम पे हमला करें। तो अभी क्योंकि एक जो डिसीजन लेने वाला आदमी है, जब उसके डिसीजन लेने में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, वो रात में कुछ बोलता है, सुबह कुछ बोलता है, तो हम लोग भी वो हिसाब से एक डेफिनेटली वाला पॉइंट नहीं रख सकते। जहां तक हमको पता था कि जो चीज 100% होने वाली है, ऐसा होता है, ऐसा होगा, वो हमने आपको बताया। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जो उसने कतर पे हमला किया था, तो हमने ओआईसी की मीटिंग हुई, मीटिंग में कुछ नहीं निकला। हमने आपसे यही कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू कहेंगे फोन लगाओ, सॉरी बोलो, और ये सॉरी बोल देगा, कतर कहेगा आलिज ओके, माफ कर दिया। और एटलीस्ट लास्ट में वही निकल के आया, क्योंकि एक चीज हमको पता था कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का स्टैंड ये रहेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कतर से इलेक्शन नहीं खराब करना चाहता और इजराइल को सजा नहीं देना चाहता। तो एक सॉरी की बेस पर उसने चीजों को बैलेंस कर दिया, खत्म कर दिया। लेकिन यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ये देखता है कि जंग करने से
ये फायदे हैं, ये नुकसान है। सुबह सोचता है कि ये फायदे हो सकते हैं तो हम बड़ा हमला करने वाले हैं, शाम को लगता है कि उसको बहुत हमारे नुकसान हो जाएंगे इसमें, तो फिर वो कहता है कि अभी हम बातचीत से रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो उसके बाद फिर कुछ बड़ा होगा। तो वो खुद ही स्टेबल नहीं है, तो हम लोग क्या स्टेबिलिटी वाली बात करें? जी मुमताज भाई। सही है। और देखिए, उनकी बात को कोई बहुत सीरियसली नहीं लेता, कोई इस पे एतमाद नहीं करता, और ईरान भी इस चीज को समझ रहा है। ईरान इस बार कहीं कोई गफलत में नहीं है, ईरान पूरी तरह से अलर्ट है, तैयार है। और कल ही आपने कहा था कि जैसे ही वहां पे बात आग दिखाई अमेरिका ने, तो ईरान ने फौरन रिएक्शन दिखा दिया। वो आपने कल बताया, मिसाइल जिस तरह से टेस्ट किया, तो उससे बिल्कुल बात क्लियर हो गई कि ईरान पूरी तरह से तैयार है, और रूस और चीन भी, वो भी पूरी तरह से तैयार है। बहरहाल, मैं यहाँ पे फिरोज बख्श साहब, ये तमाम तरह की बातें हैं। लोग ये कह रहे हैं कि अब जंग तो बहरहाल अब उसके बगैर कोई रास्ता नहीं, उसके बगैर कोई चारा नहीं है। ये बात कही जा रही है। ईरान भी क्या क्या आपको नहीं लग रहा है कि ईरान भी कहीं ना कहीं इस चीज को सोच रहा होगा? कहीं ना कहीं अब वो अपने जहनी तौर पे अब वो तैयार हो गया होगा कि अब आर्या पार तो करना पड़ेगा, मेरे ख्याल से वो पूरी तरीके से। क्योंकि जिस तरह से चीजों को खारिज कर रहा है ईरान, ईरान ने साफ साफ मना कर दिया प्रॉक्सी के लिए, ईरान ने साफ साफ मना कर दिया मिसाइल के लिए, और इनरिचमेंट के लिए भी ईरान ने कह दिया कि जो हमारे तरक्याती कामों के लिए है, वो मैं बंद नहीं करूंगा, वो चालू रहेगा। तो बातचीत में कितना क्या निकलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो इजराइल कह रहा है कि हमारे वजूद के लिए ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो खतरनाक है, खतरा है, इसको कैसे आप देखते हैं? ये तो खतरा बड़ा हो गया है, और मिसाइलें मेरे ख्याल से बड़ी तादाद में, जैसा कि बताया जा रहा है कि वो हिजबुल्लाह के पास भी पहुंच चुकी हैं, हूती के पास, सॉरी, अंसारुल्लाह लौती के पास। म्यूट कर ले, अनम्यूट कर लिया करें, अनम्यूट कर लिया। अच्छा। जी, जी, डॉक्टर मुताब, मैं ये कह रहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा जो, ये समझिए, धोखेबाज है, सबसे बड़ा डिचर है, डिच करने वाला, वो अमेरिका है। अमेरिका का कभी तो मतलब गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है, कभी तो लगता है कि हाँ, अभी ये अटैक कर देगा, अभी पास से फेंक रहा है बातचीत के, और उसमें टाइम पास कर रहा है। और टाइम पास करने के बाद जैसे पहले ईरान के साथ किया था कि चलो जी, 5 राउंड की बात हो गई है, 6ठा राउंड हम कर लेंगे, जहां भी करना हो, कतर में, ओमान में, जो भी है। इन्होंने फिर बजाय बातचीत का राउंड चलाने के, इन्होंने ईरान के ऊपर बमबारी कर दी। ऐसा अब भी हो सकता है। होगा, मैं कहता हूँ अटैक करेगा। तो उसके बाद फिर ईरान, जो ईरान करेगा, वही मैं, जनरल इकबाल वाली बात, कि दिस विल बी अ सरप्राइजिंग वॉर, बोथ फॉर यूएसए एंड ईरान, दोनों के लिए होगी। ईरान के लिए तो इसलिए सरप्राइजिंग हो सकती है कि अमेरिका कब धोखे से इसको आ ले, कब धोखे से जो है बमबारी कर दे, कब धोखे से नुकसान पहुंचा दे। और उनके लिए ये होगी हैरानी की बात कि अगर धोखे से उन्होंने अटैक किया, ईरान फिर, ईरान की तरफ से जो भी कुछ होगा, इट वुड बी वेरी वेरी सीरियस सरप्राइज फॉर द एंटायर वर्ल्ड, न सिर्फ अमेरिका या इसराइल के लिए। तो अब एक शुद्ध-बुद्ध में पड़ा है, उलझन में पड़ा है अमेरिका, कि मैं जाके तबाह कर दूं ईरान को, या मैं जो है इस मामले को अभी थोड़ा और खींचूं। ठीक है, ये तो एक बड़ी अजीबो-गरीब सिचुएशन इन लोगों ने पैदा कर दी। तुम्हें लड़ना है, मारना है, ईरान को खत्म करना है, जाओ, अपने दिल का अरमान निकाल लो, कर लो ये। ठीक है, उसके बाद वो भी अपने दिल का अरमान निकालेगा। उसका तो है कि जैसे अगर कोई, आपने बम फेंकने की बात करी, बम फेंका या
तो उसके पास भी अब रूस के भी, चीन के भी, अपने भी उसके जो हैं जैसे थर्ड होते हैं उससे आगे ही के हैं। S-400 दे रखे हैं उसने, आपके रूस ने, उधर चीन से भी है। तो इधर तुम हमला करो, उधर ले लो। और वो जो ईरान देगा वो बड़ा खतरनाक देगा, चाहे बाद में ईरान को बराबर कर दें, गाजा बना दें, लेकिन उससे पहले ईरान जो है वो भी समतल कर देगा इनकी सारी बेसिस जो हैं, काफी इनके सिपाही भी उसमें जाएंगे। तो ये अभी मतलब इतनी मोटी बात इनको हो सकता है समझ में आ रही हो या ये ड्रामा कर रहे हैं, तो अभी नथिंग इज क्लियर। अब ईरान हैज नथिंग टू लूज, ईरान को जो लूज करना था वो कर लिया। ईरान हैज ऑल्सो नथिंग टू लूज, क्योंकि अगर अमेरिका इस पे बमबारी करेगा, बहुत बहुत ही संगीन किस्म का नुकसान उसको पहुंचेगा। लेकिन उससे पहले, जब तक अमेरिका के बॉम्ब ईरान में कहीं गिरे या वहां नुकसान पहुंचाए, ठीक साइमल्टेनियसली उन्हीं लम्हात में ईरान इनके भी जो वो है, क्या नाम, बेसिस हैं, उनको भी नहीं बख्शेगा। तो ये मारामारी का काम जो कर रहा है यूएसए, अच्छा यूएसए सारी दुनिया में बदनाम हो चुका है, क्योंकि ताकतवर है, कोई इसके पीठ पे हाथ नहीं धर सकता, इसलिए इस तरह का इसका एटीट्यूड है, दादागिरी का एटीट्यूड है, हिटलरवाद का एटीट्यूड है, शैतानी एटीट्यूड है। आप कोई भी नेगेटिव वर्ड इस्तेमाल कर लो, कम रहेगा। ठीक है, अभी देखिए, एज ऑफ नाउ हम लोग कह रहे हैं वॉर नहीं होगी, ठीक है, अल्लाह करे वॉर नहीं हो। लेकिन अगर मैं उसको वॉर नहीं कहता, इसने जो धोखा दिया यूएसए धोखा दे करके काफी कारी जो है जर्ब दे सकता है ईरान को, बिल्कुल, लेकिन फिर बिल्कुल उसमें ये है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं और मैं दुआ के लिए फिर आऊँगा। मैं सिर्फ़ 1 मिनट का आखिर में 2 मिनट का, क्योंकि जयदीप सिंह मुंदला साहब ने एक बड़ी अपडेट दी है, वो मैं आपको खिदमत पेश कर दूँ। चैनल 12 ने इज़राइल सैन्य कंपनी के जो चीफ हैं, प्रमुख से इंटरव्यू किया, जिसमें उन्होंने कहा कि 12 रोज़ा जंग में तो हमारे पास सरप्राइज़ वाला फैक्ट था, लेकिन इस बार तो वो भी नहीं है। ये बात का एतराफ़, और ये बात क्यों कही गई मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके साथ नसीर साहब ने अमेरिका के ड्रोन और एयर फाइटर जहाज़ तरस रहे हैं ईरान के S-400 की टो लेने की, उन्हें मिल नहीं रही है। ये भी चल रहा है। बहुत सारी जो आपने राशिद साहब कहा कि दरअसल वो पता नहीं लगा पा रहा है कि ईरान क्या कर रहा है, कहाँ कितना स्ट्रॉन्ग है, किस तरह से वो अटैक करेंगे। बिल्कुल सही है, तो नहीं ले पा रहा है जिसको कह लें। क्योंकि यहाँ पे जो पहले मोसाद और जो सीआईए का जाल था, वो अब शायद उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रह गया। उसे किले को एक तरीके से ध्वस्त, जैसे कहते हैं, तबाह कर दिया ईरान ने, ऐसा लग रहा है। इसके अलावा जर्मन चांसलर कह रहे हैं, क्षेत्रीय देशों की यात्रा के दौरान मैंने ईरानी मिसाइल हमलों के प्रभावों को देखा। देखकर मैं कहना चाहता हूँ कि इज़राइल की सुरक्षा की जाना चाहिए। यानी इज़राइल जो है वो हो जाएगा मतलब तबाह एक तरीके से, जैसा कि यहाँ जयदीप साहब ने एक और कहा है, और मैं 1 मिनट के लिए बस, कल गाज़ा में सिविल डिफेंस वर्कर्स और एम्प्लॉइज़ क्रू को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए एक समारोह में सम्मानित किया गया। बहरहाल ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन राशिद साहब 1 मिनट में ये फिलहाल जो है क्या लग रहा है आपको कि कहाँ ईरान स्टैंड कर रहा है अभी, कहाँ अमेरिका? और डोनाल्ड ट्रम्प के सामने देखिए बड़े चैलेंजेज़ हैं। अमेरिका में बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। वह एप्स्टीन फाइल को लेकर के बड़े हंगामे हैं। आज सोशल मीडिया बहुत वाज़े तरीके से उनकी बेटी का नाम भी आ गया है। बहुत सारे और लोगों के अब नाम सामने आ रहे हैं। बड़ी किरकिरी हो रही है। किस तरीके से एप्स्टीन को एजेंट कहा गया, और ये कहा गया कि गाज़ा में भी पैसा जो तबाही में वो लगाया गया, और क्या-क्या, बहरहाल बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। तो इन चीज़ों को कैसे देख रहे हैं कि कैसे ये चीज़ अब आगे बढ़ेगी? क्या इन पर पर्दा डालने के लिए भी ये अटैक कर सकते हैं? मुझे ऐसा लगता नहीं, लेकिन फिर भी मैं समझना चाहता हूँ। बहुत शॉर्ट में, टाइम बहुत हो गया है।
देखिए मुमताज भाई, ये बात तो हम लोग बहुत दिन से करते आ रहे हैं कि मोसाद का जाल जो है पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है ईरान में। मतलब जिसके ऊपर यकीन छोड़िए, जिसके ऊपर शक भी है वो भी अंदर है, और इसकी पूरी तहकीकात करने के बाद छोड़ा जा रहा है। और तहकीकात के इनके कई पॉइंट हैं, जैसे सामने वाले का बैंक स्टेटमेंट चेक करना, उसके भाई का बैंक स्टेटमेंट चेक करना, उसके माता पिता का, बच्चों का, या उसके ससुराल में इन लोगों का बैंक स्टेटमेंट चेक करना कि इनके पास कहीं कोई बड़ा अमाउंट तो आया नहीं है, फंडिंग तो नहीं हुई। एक चीज ये होगी। दूसरी चीज ये चीज चेक करना कि इनकी प्रॉपर्टी इनके शहर के अलावा किसी दूसरे में शहर में तो कोई बड़ी प्रॉपर्टी नहीं है। अगर पाई जाती है तो उसका जवाब दें कि प्रॉपर्टी आई कहाँ से है। तो हर एंगल पे वो चेक कर रहे हैं। उनका कॉलटेल निकाल के पूरी कॉलटेल चेक की जाती है, उनके मैसेजेस चेक किए जा रहे हैं कि कॉलटेल में इनकी कोई ईरान के बाहर किस किस कंट्री में बात हुई है, और जिससे बात हुई है उसका इनका रिलेशन क्या है। मतलब कई पैरा बना करके, कई पॉइंट, कई बिंदु पर जांच कर रहे हैं, तब जांच करके छोड़ रहे हैं, तब बेगुनाह साबित कर रहे हैं। वरना जिनके नहीं मिल पा रहा बेगुनाही के सबूत, वो अंदर ही है और भी लोग ढूंढे जा रहे हैं, आज भी लोग पकड़े जा रहे हैं। लेकिन ईरान की गवर्नमेंट इन सब चीजों को बहुत ही सस्पेंस तरीके से लेके चल रही है, इसको शो हाईलाइट नहीं कर रही है। वो नहीं चाहती है कि इस चीज को लेकर के भी कोई एक प्रोटेस्ट तैयार हो जाए, उस प्रोटेस्ट से बचने के लिए। तो अमेरिका को वहां के फिगर के बारे में पता नहीं है, अमेरिका को ये पता नहीं है कि इसके पास आपकी जो अभी नई मिसाइल को उन्होंने टेस्ट किया है, इसका कोई एक अपग्रेड वर्जन और है क्या। जैसा कि ईरान की तरफ से एक आया था कि हमने अभी अपना असली मटेरियल तो निकाला ही नहीं है। अब वो असली मटेरियल एक्चुअल में है ईरान के पास, या अमेरिका के दिमाग में एक परेशानी की लकीर खींचने के लिए ये बात बोली गई है। अगर वो है, खुर्रम शहर से ज्यादा खतरनाक है, तो वो क्या हो सकता है, इसमें उलझा हुआ है अमेरिका। कितनी मिसाइल कहाँ पर हैं, कहाँ कहाँ इनके मिसाइल स्टोर हैं, कोई इंफॉर्मेशन अमेरिका को नहीं मिल पा रही है। अमेरिका ये चाहता है कि अगर हमको पूरा डेटा एक मिल जाए तो हम हर पॉइंट पर टारगेट करके एक बार में हमला करके खत्म कर सकें, ताकि ईरान हम पर दोबारा कोई रिएक्ट ना करे। लेकिन अमेरिका ये भी जानता है कि कोई एक पॉइंट भी अगर छूट गया उसमें से, तो वहां से ईरान इतनी मिसाइल मार देगा इजराइल के ऊपर कि इजराइल का संभलना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए बहुत जल्दबाजी हमले को लेकर के ये भी एक वजह है जो वो नहीं कर रहा है। और जैसा कि आपने कहा, जर्मन चांसलर ने कहा कि इजराइल का डिफेंस जरूरी है। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपसे ये कहा था कि ये घेराबंदी के लिए जर्मनी को पकड़ेंगे, ब्रिटेन को पकड़ेंगे, फ्रांस को पकड़ेंगे। तो अब ये ईरान पर हमले के बहाने तो नहीं आने वाले, लेकिन ये इजराइल के डिफेंस के बहाने उस रिजीम में एंट्री करेंगे, एक एक करके ये सब एंट्री करेंगे इजराइल को बचाने के लिए। क्यों मुमताज भाई? एक एक करके सब जो है एंट्री करेंगे, सब कुछ है। लेकिन बहरहाल यहाँ पे नसीरुद्दीन साहब ने कहा कि भाई अभी तो 12 नहीं बजे, मतलब ये लोग चाहते हैं कि 1 डेढ़ 2 बजे तक लाइव करें। अरे भाई इतना लंबा लाइव तो शायद ही कोई करता होगा जितना हम लोग करते हैं और डेली करते हैं, तो इसलिए ऐसा नहीं है। जयदीप साहब लिखा है, कुछ अपुष्ट रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि ईरान का इस्लामी गणराज्य निकट भविष्य में एक रणनीतिक सैन्य उत्पाद का अनावरण कर सकता है। इसके अलावा उन्होंने लिखा है कि ईरान का रूस की किंजल मिसाइल मिली है जो दिशा बदलने में खुर्रम शहर से ज्यादा सुपीरियर मानी जाती है। ये ईरान की बहरहाल तैयारी है, हम लोग रोज देख रहे हैं। और ये मैं ये भी आपको बता दूं कि ये सारी चीजें देखिए ऐसी हैं कि इसमें चीन की भी ताकत अब सामने आएगी, रूस की भी ताकत आएगी, और इसमें ये वाकई बहुत भयंकर जंग होगी
अगर जंग हुई, हालांकि हम लोग नहीं चाहते। इसीलिए मैं रोज कहता हूँ फिरोज बख्श साहब से कि अच्छी दुआ बढ़िया कराइए कि ये, और आपकी दुआ का नतीजा है कि अब तक देखिए जंग जो है वो टलती रही है। तो अच्छी सी दुआ जो है वो रोज कराइए, जंग टल जाए। जी, डॉक्टर मुमताज, क्या है, दुआ तो सिर्फ हम ही लोग नहीं कर रहे हैं, या आपसे जुड़े हुए जो भी 2, 4, 500 लोग हैं वो नहीं कर रहा है। पूरी दुनिया इस बात की दुआ में लगी हुई है कि लड़ाई नहीं हो, क्योंकि पूरी दुनिया की तबाही इस लड़ाई के अंदर छुपी हुई है। तो तभी दुआ की बात हो रही है। तो हम हमेशा से इस हक में हैं कि कोई भी इंसान किसी भी मिट्टी का हो, किसी भी धरती का हो, किसी भी मुल्क का हो, किसी भी कल्चरल बैकग्राउंड का हो, मतलब कुछ भी हो उसमें, लेकिन यह है कि लड़ाई से बचना चाहिए। अब समझ नहीं आ रहा, ये अभी आपने कहा शुरू में डॉक्टर मुमताज के नेतन्याहू अमेरिका जा रहे हैं या जा चुके हैं या रास्ते में हैं, जाएं भाई। अब अगर ये उसकी प्लानिंग के लिए जा रहे हैं लड़ाई की, तो मैं समझता हूँ कि दिस विल बी द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ इसराइल। अगर वहां जाके उन्होंने अमेरिका को भड़काया या गलत रास्ते पर डाला, तो वो बहुत ही खतरनाक होगा। हम इसी चीज के खिलाफ जो है दुआ करते हैं कि इससे अल्लाह हमें बचा के रखे। किसी भी तरह की लड़ाई हो, किसी भी लेवल की हो, उसमें मैं कहता हूँ कि जितने भी हम लोग यहाँ जुड़े हुए हैं और जितने ममालिक से जुड़े हुए हैं, अल्लाह उन तमाम ममालिक की जो है उसको मैं उसको उसकी हिफाजत करे और उसको महफूज रखे। और रही बात ईरान की, ईरान के लिए मैं मखसूस दुआ ये करूंगा, ईरान को मुतलक भी कहीं से भी घबराने की जरूरत नहीं है। ईरान दोनों तरह से तैयार बैठा है, हमला करेगा नहीं, लेकिन हमला किया तो फिर वो बखशने वाला नहीं है। ठीक है। और अक्सर ये भी बात आती है, अरे छोड़ो, एक लड़ाई हो जाए इधर की या उधर की, ये खुदा न खास्ता लड़ाई हो गई तो ये इतनी खतरनाक होगी कि इसका अंदाजा हमें नहीं होगा और हमें भी सरप्राइज मिलेगा। आपके यहाँ इस पे मोबाइल पे भी कोई ना कोई कमेंट आया था इसका कि सरप्राइज दोनों के लिए है। तो हम ऐसा सरप्राइज नहीं चाहते। वी डोंट वांट एन अनप्लेजेंट सरप्राइज, वी वांट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कि भाई ये जंग की बातें जो हैं, बस ये बातों में रह जाएं, इनको जो है किसी लाया अमल तक नहीं लाया जाए। लेकिन खुदा न खास्ता अगर कुछ ऐसा हुआ, ठीक है, कि भाई ये लड़ाई लड़ाई करते हैं, तो मैं, अब इसको आप दुआ कहें या कुछ भी कहें, मैं दुआ ये करूंगा कि अल्लाह ईरान की हिफाजत फरमाए, इनके बमों से, इनकी अदावत से और इनकी खिबाजत से, इनकी शैतानियत से ईरान को बचाए और ये खुद तबाह बर्बाद हो जाए अगर ये ईरान को तबाह करना चाहते हैं। तो ईरान इसके लिए तबाह बैठा है। और बिल्कुल सही, यहाँ पे मैंने एक कमेंट पढ़ा कि अल्लाह जो है वो उसका साथ देता है जो हक के रास्ते पे है, जो ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पे है। तो क्या दुनिया में कोई कह सकता है कि इसराइल सच्चाई के रास्ते पे है, अमेरिका सच्चाई के रास्ते पे? एक मक्कार लोग हैं। तो अल्लाह ईरान के साथ है और हम तो ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ईरान को इनके गैज़ व ग़ज़ब से महफूज रखे। खुदा ना खास्ता अगर ये कोई उल्टी सीधी हरकत करते हैं, तो ईरान को इतनी ताकत दे दें कि यही लोग सफ़ाए हस्ती से मिट जाएँ कि दुनिया भर को इन्होंने जीना हराम कर रखा है। दुनिया भर का जो है इन्होंने चैन जो है मिटा रखा है। तो आप ये देखिए, छोटी-सी बात कह के मैं इस दुआ को पूरा करता हूँ। फ्लोटिला आए, सफ़र करने में पैसे तो लगते हैं ना। आप हवाई जहाज़ में सफ़र ना करें, आप ट्रेन में करें, कार में ना करें। अगर आप मेट्रो में भी सफ़र करते हैं और थोड़ा-सा सफ़र अगर दूर का है, तो 40-45 रुपए उसमें भी लगते हैं। तो ये लोग इतना पैसा खर्च करके आए, गिरफ्तार भी हुए, सब कुछ हुए, कितनी सऊबतें इन्होंने झेली, अल्लाह ये भी देख रहा है, ठीक है? तो इस सब का खमियाज़ा अनकरीब मेरा दिल कहता है
ये भुगतना पड़ेगा इसराइल को और अमेरिका को। और बस फिर वही बात है कि कोई जंग ना हो, और अगर जंग होती है तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। इनको ऐसी कारी ज़र्ब लगाई जाए इसराइल अमेरिका को कि फिर ये अपनी डिक्शनरी से, जो इनकी डिक्शनरी है तमाम स्कूल और कॉलेजेस की, उसमें से लफ्ज जंग निकाल दें। जी डॉक्टर मुमताज। बहरहाल ये जंग ना हो, और ये फिरोज बख्त अहमद साहब कई बार बड़ी सख्त बात कह देते हैं और वो बोल देते हैं, लेकिन बहरहाल हमने तो एक बात कही और कई बार कही टीवी चैनलों पे कि अमेरिका को जंग से प्यार है क्योंकि उसकी तिजारत हथियार है। अरे भाई, बिल्कुल। अब नई कुछ चीजें देखो। जरूरी है कि ये जो है बस जंग जंग जंग, खुदा करे कि ये जंग ना हो। खुदा करे कि हर जगह अमन व अमान रहे, शांति रहे। हर कोई जीना चाहता है, हर कोई अपने बच्चों का रोशन मुस्तकबिल चाहता है, और वो जंग से नहीं आमीन मुमकिन। आमीन वो आमीन। वो बेहतर काम से मुमकिन है। बहुत-बहुत शुक्रिया एडवोकेट राशिद रिज़वी साहब आपका। बहुत-बहुत शुक्रिया फिरोज़ बख्श साहब आपका। दोनों हज़रात का बहुत-बहुत शुक्रिया कि हमसे जुड़े, बातचीत की। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बहरहाल मैं तमाम हज़रात का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और फिर इंशाअल्लाह अगर हयात रही तो कल फिर मुलाकात होगी और आपसे बातचीत होगी। आपसे फिर हम रूबरू होंगे और दूबदू होंगे और तमाम इश्यूज़ को उठाएँगे। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, शब ब खैर, गुड नाइट।